नमस्कार मित्रों, ज्ञान अड्डा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं देवेंद्र कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पर चर्चा करी थी। इस अधिनियम के तहत हमें 5 प्रकार से नागरिकता मिल सकती है और 3 प्रकार से हमारी नागरिकता जा सकती है। यानी कि हम 3 प्रकार से नागरिकता ले सकते 3 प्रकार से नागरिकता खो सकते हैं और 5 प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, और वो मैंने आपको जिस प्रकार से 5 प्रकार से आप नागरिकता ले सकते हैं वो भी पूरी तरह से डिफाइन किया था और 3 प्रकार से जैसे आप अपनी नागरिकता खो सकते हैं वो भी मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी थी। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी, है ना। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। तो जो 5 प्रकार से नागरिकता हमें मिल सकती है उसका पहला स्वरूप है जन्म से, अर्थात जिसका जन्म भारत के भूभाग पर भारतीय क्षेत्र में हुआ हो। ठीक है, और जिसके जिस भी बालक का जन्म भारत के भूभाग पर हुआ हो, लेकिन इसमें 1986 में एक संशोधन किया गया था, क्योंकि इस संविधान के नियम के तहत बहुत सारे लोग अनैतिक तरीके से फ़ायदा उठाते थे। जैसे मान लो किसी विदेशी बच्चा का जन्म अपने भारत क्षेत्र में हो जाता है। मान लो अमेरिका का कोई नागरिक, पति पत्नी आते हैं भारत में, है ना, और वो पत्नी प्रेग्नेंट होती है और यहाँ आकर वो बच्चा जन्म ले लेता है, तो क्या वो भारत का नागरिक माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। लेकिन जो ये प्रावधान था उसमें पहले ये नियम थे, तो इसका दुरुपयोग लोग करने लगे थे। इसलिए 1986 में पहला इसका संशोधन किया गया और ये कहा गया कि भारत के भूभाग में जन्मा तो हो, लेकिन उसमें विदेशी राजनयिकों के बच्चे ना हों। विदेशी राजनयिकों का मतलब है कि जो विदेशी धरती के लोग अपने भारत में जो जैसे उच्चायोग हैं, है ना, विदेश मंत्रालय है, इनके कर्मचारी जो हैं विदेशियों के बच्चे ना हों। ठीक है, और घुसपैठियों के बच्चे ना हों और शरणार्थियों के बच्चे ना हों। ठीक है, इनके अलावा जो भी बच्चा भारत में जन्म लेता है वो आपका भारतीय नागरिक माना जाएगा। ठीक है, तो दूसरी आपकी, एक तो ये जन्म से हो गई, दूसरी होगी वंश से। तो वंश में क्या था कि 1992 से पहले यदि पिता भारतीय था तो बच्चे भारतीय माने जाएंगे, यानी कि बच्चों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। और अगर माता भारतीय है और पिता भारतीय नहीं है तो उसके बच्चों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, है ना। 1992 में ये संशोधन किया गया, जब ये कुछ ज़्यादा ही तूल पकड़ गया मामला कि समानता का अधिकार, तो 1992 में संशोधन करके ये कहा गया कि माता या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय हो तो उसके बच्चों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, तीसरा आपका था देशीकरण के द्वारा। ठीक है, पंजीकरण के द्वारा था, देशीकरण के द्वारा था। तो पंजीकरण का सिस्टम क्या था कि आवेदन के तारीख से 6 माह पूर्व से लगातार भारत में रह रहा हो और आवेदन की तारीख से 5 साल तक लगातार भारत में निवास करे स्थायी तौर पर, तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, और देशीकरण से ये था कि पिछले 10 वर्ष से भारत में स्थायी तौर पे निवास कर रहा हो तो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता था। लेकिन 2000 इसे देशीकरण को 2019 से पूर्व 2019 के संशोधन में लगा दिया गया कि 2019 से पूर्व अगर जो नियम थे वो थे आपके कि भारत में 10 साल लगातार, 2019 से पूर्व भारत में 10 साल लगातार रहा हो तो भारत की नागरिकता। लेकिन 2019 में जो संशोधन हुआ, जो CAA लाया गया, उसके तहत ये क्या कहा गया कि 2019 के बाद जो नियम आए उसमें कहा गया कि उससे पहले 5 साल लगातार भारत में रह रहा हो और 2019 के बाद 5 साल लगातार भारत में रहे तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है।
ठीक है। और एक तो आपका भूमि अधिग्रहण के द्वारा था लास्ट का। तो भूमि अधिग्रहण में ये था कि कोई भी भारत सरकार किसी भी भू क्षेत्र को अगर अपने संघ में शामिल करता है, यानी भारत में शामिल करती है, तो उस भूमि पर जो भी नागरिक हैं वो सब भारतीय नागरिक कहे जाएंगे, यानी कि उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई थी। और समाप्ति के मैंने 3 तरीके बताए थे। कौन कौन से थे आपके? एक तो जो संविधान में अनिच्छा रखने वाले, यानी कि जो संविधान को नहीं मानते हैं, उनकी नागरिकता ले सकता है भारत सरकार। ठीक है। दूसरा था आपका जो भारत देश के खिलाफ या भारत देश के मित्र देश के खिलाफ युद्ध रचने या साजिश रचने की या फिर युद्ध करने की सोचते हैं या करते हैं, तो उनकी भी नागरिकता छीनी जा सकती है। या भारत के शत्रु देश के साथ मिल जाते हैं तो भी उनकी नागरिकता जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कल बात करी थी। ठीक है, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी कि नागरिकता कैसे मिलेगी और नागरिकता कैसे छीनी जाएगी। अब बात करते हैं जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 जो था, उसमें संविधान संशोधन हुए थे। अब कितने संविधान संशोधन हुए थे वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में हुए संविधान संशोधन। ठीक है, तो 6 संविधान संशोधन हुए थे। इस अधिनियम में 6 संशोधन हुए थे। कौन कौन से? 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। ठीक है, 6 संविधान संशोधन हुए। ठीक है, अब एक एक को डिफाइन कर लेते हैं कि किस संविधान संशोधन में क्या हुआ। ठीक है, उन्नीस सौ 86 में हुआ संशोधन। कैसे हुआ? जन्म आधार पर। उन्नीस सौ 86 में जो संशोधन हुआ वो था जन्म के आधार पर, अर्थात विदेशी नागरिकों के बच्चे शरणार्थियों के बच्चे और घुसपैठियों के बच्चे को नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, यह बात समझ में आई। 1986 में जो सर्वप्रथम संशोधन हुआ था उसमें था आपका जन्म आधार पर। तो जन्म आधार के हिसाब से जो विदेशी नागरिक थे, यानी विदेशी राजनयिक थे या फिर विदेशी लोग भारत में घूमने आते थे, उनके बच्चे अगर पैदा हो जाते हैं भारत में, है ना, तो ऐसे बच्चों को, घुसपैठियों के बच्चों को, शरणार्थियों के बच्चों को, इन बच्चों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, इन बच्चों को भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, दूसरा संविधान संशोधन है आपका
1992 में। उन्नीस सौ बानवे में संशोधन क्या हुआ था? वंश के आधार पर। ठीक है, वंश के आधार पर नागरिकता में संशोधन। ठीक है, तो इसमें जो संशोधन किया गया था वो था आपका कि 1992 से पहले माता केवल पिता जिसकी संतान हो, ठीक है, यानी पिता भारतीय हो, संतान किसी माता से हो, उसे मिलता था। और 1992 के बाद माता या पिता भारतीय हो, माता या पिता भारतीय हों तो उनके बच्चे को नागरिकता। ठीक है, माता या पिता भारतीय हों तो उनके बच्चों को नागरिकता। ठीक है, अब बात करते हैं 2003 के संविधान संशोधन की। ठीक है, ये नागरिकता से संबंधित संशोधन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। संविधान संशोधन तो है ही, ये नागरिकता से संबंधित है। बाकी के जब हम संविधान संशोधन पढ़ाएंगे तो पूरी डिटेल में बताएंगे आपको। ठीक है, अभी ये संविधान संशोधन नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, केवल ये बता रहा हूँ कि इस नागरिक संशोधन अधिनियम 1955 में जो संविधान संशोधन हुए थे उनकी चर्चा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 2003 में जो हुआ था इसमें OCI कार्ड लाया गया था। ठीक है, OCI कार्ड लाया गया। ठीक है, OCI कार्ड का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, OCI बराबर होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, अर्थात इसे कहेंगे हम दोहरी नागरिकता। ठीक है, अर्थात दोहरी नागरिकता संबंधी प्रावधान। ठीक है, दोहरी नागरिकता से संबंधित प्रावधान। अब दोहरी नागरिकता से संबंधित प्रावधान क्या है कि जैसे मान लो कोई भारतीय विदेश में जाकर रहने लगा। ठीक है, जैसे कोई भारतीय विदेश में जाकर रहने लगा, है ना, और उसने वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली। अब चूंकि वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, है ना। और जब स्वतः समाप्त हो जाएगी, अब वो चाहता है कि मुझे भारत की भी नागरिकता मिले, तो इसके लिए OCI कार्ड लाया गया था, यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया नाम से।
यानी दोहरी नागरिकता। इसके तहत क्या किया गया कि जब भी वो भारत आएगा तो उसे वीज़ा, परमिट और इन चीज़ों, अगर आपके पास OCI कार्ड है तो ये बहुत सारी बातें जो पहले होती थी कि वीज़ा होना चाहिए, परमिट लीजिए और संबंधित थाने में सिग्नेचर कीजिए और पर डे यानी कि पर डे सिग्नेचर कीजिए या सप्ताह में एक बार सिग्नेचर कीजिए, तो इन चीज़ों की उसे छूट मिल गई थी इस तरह से। तो ये एक तरह से दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। ठीक है, अगला है आपका 2005 का संशोधन। आई होप नोट कर लीजिए इसको। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, और अगला है आपका 2005। दो हजार पाँच में क्या संशोधन हुआ? 2005 में POI कार्ड लाया गया। POI कार्ड का मतलब होता है पर्सन्स ऑफ ओरिजिन इंडिया, है ना, यही होता है शायद। एक मिनट, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन। ठीक है, यानी कि POI कार्ड। इसके तहत क्या किया गया था कि ये एक तरह से विदेशी मूल के भारतीय नागरिकों के लिए नागरिकता का प्रावधान था। ठीक है, विदेशी मूल के भारतीय मतलब जो भारत में भारतीय लोग जो थे वो जो विदेशों में जाकर बस चुके थे, है ना, तो वो आपके विदेशी मूल के भारतीय कहे गए थे और उनके लिए इसमें भारत में वीज़ा परमिट जो उन्हें लेना पड़ता था उससे 2003 में 5 में संशोधन करके ये कार्ड धारक बना दिए गए कि जिसे भी भारत की नागरिकता चाहिए तो वो POI कार्ड ला सकता है, यानी कि विदेशी मूल के भारतीय नागरिक। बात समझिए, जो अंग्रेज़ों के समय में या उससे पहले भी विदेशों में जाकर अपने कारोबार करने लगे थे, बस गए थे, वहीं रहने लगे, वहाँ के मूल निवासी हो गए, उनके लिए ये कार्ड लाया गया था। ठीक है, और जो 2003 में संशोधन हुआ था वो था आपका OCI कार्ड, यानी कि जो जिन विदेशियों ने जिन भारतवासियों ने विदेशों की नागरिकता स्वीकार कर ली थी, ठीक है, उनके लिए था। और जैसे अक्षय कुमार को ले लीजिए, है ना, और वो कौन सी फर्नांडीज़ है एक्टर, वो है, इन लोगों ने कनाडा की नागरिकता ले रखी है लेकिन भारत की भी नागरिकता है, तो उन्हें OCI कार्ड धारक बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका आता है 2015 का, वो 5 का हो गया, हाँ 15 का। अर्थात इसमें थे विदेशी मूल के भारतीय नागरिकों को भारत की नागरिकता। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका 2015 का संशोधन।
2015 में क्या संशोधन हुआ था ये भी देख लेते हैं। OCI कार्ड में POI कार्ड का विलय किया गया। ठीक है, यानी कि जो OCI कार्ड 2003 में आया था, तो 2003 के OCI कार्ड में ही 2005 के संशोधन जो किया गया था, POI कार्ड लाया गया था, वो POI कार्ड का विलय OCI कार्ड में कर दिया गया था। तो उससे क्या हुआ, उसमें निम्न सुधार हुए, उनको भी लिख लेते हैं। इससे क्या हुआ कि विदेशी मूल के भारतीयों को, भारतीय मूल के विदेशियों को भारत में नंबर 1 संपत्ति खरीदने का अधिकार मिला। ठीक है, और नंबर 2 वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, 2015 का जो संशोधन हुआ उसमें POI कार्ड का विलय OCI कार्ड में कर दिया गया, लेकिन और इसके तहत जो भारतीय मूल के जो विदेशी थे उन्हें भारत में संपत्ति खरीदने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रहे। और एक चीज़ और, इसमें तीसरा पॉइंट भी डाल लीजिए, संवैधानिक पद पर चुने जाने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, यानी कि इसके तहत 2015 का जो संशोधन हुआ उसमें 3 बातें आईं। एक तो OCI कार्ड में POI कार्ड का विलय कर दिया गया, दूसरा भारतीय मूल के विदेशियों को भारत में संपत्ति खरीदने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, और संवैधानिक पद पर चुने जाने का भी अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये थे आपके 2015 का संशोधन। अब बात करते हैं 2019 के संशोधन में। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। तो 2019 का जो था नागरिकता संशोधन अधिनियम था, इसमें क्या था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए हुए सभी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्धिस्ट, ठीक है, ये जो भी थे वो 31 दिसंबर 2014 से पहले, ठीक है, 31 दिसंबर 2014 से या उससे पहले से भारत में रह रहे हों। समझ रहे हैं आप? यानी कि 2019 का जो संशोधन अधिनियम आया उसमें कहा गया कि पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से और बांग्लादेश से जो भी हिंदू, पारसी, जैन, बौद्धिस्ट, है ना, और सिख, जो भी 31 दिसंबर 2014 से पहले या 31 दिसंबर 2014 तक से, मतलब 31 दिसंबर 2014 से जो लगातार भारत में रह रहे हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है। तो इसमें कहा गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध। ठीक है, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। ठीक। जैन, बौद्ध जो भी 31 दिसंबर 2014 से या उससे पहले भारत में आ गए तथा बस गए, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी कि जो डेडलाइन थी वो थी 31 दिसंबर 2014। ठीक है, 31 दिसंबर 2014 से जो आए थे उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है। चलिए, अब इसके प्रावधान लिख लीजिए। यह संशोधन 10 जनवरी 2020 को लागू कर दिया गया था। ठीक है।
यह संशोधन 10 जनवरी 2020 को लागू किया गया था, ठीक है। और बीस से लागू किया गया था, सॉरी। चलिए एक लाइन और इसी में बढ़ा लेते हैं। इस बिल को अमित शाह द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। इस बिल को किसने पेश किया था? अमित शाह ने पेश किया था, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने, इसे हटा देते हैं। इसी में आगे लिखेंगे ठीक है। यह 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित किया गया और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित किया गया, ठीक है। 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित हुआ, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित हुआ और 12 दिसंबर थी या 12, हाँ 12 दिसंबर, ठीक है। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली, ठीक है। तो ये आपका 2019 का नागरिकता संबंधी संशोधन था, ठीक है। यानी कि 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित हुआ, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित किया गया और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई और 10 जनवरी 2020 से यह लागू कर दिया गया और इस बिल को अमित शाह ने पेश किया था, ठीक है। तो आज यहीं तक और कल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आएगा वो आएगा आपका मौलिक अधिकार, ठीक है। कल से आपको मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है, और विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।